हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की टॉपिक वाइज एमसीक्यूज चल रही है। मैं टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू करा रही हूँ ताकि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे इसके थ्योरेटिकल पार्ट डाल चुके हैं। ये एमसीक्यू के थ्रू मैं कंप्लीट रिवीजन करा रही हूँ आपकी। अगर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के थ्योरेटिकल पार्ट नहीं देखा है तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की आप देख सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी की भी क्लासेस मैंने ले रखा है, आप अगर नहीं देखे तो प्लीज़ आप उसे भी देख लीजिए। इसके अलावा एक 1000 क्वेश्चन सीरीज है मेरे चैनल पे, जो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो आपके आगामी कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हो, आप किसी भी स्टेट के हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, आज का हम क्लास और किसी वजह से ये चैनल आपके प्रिपरेशन में हेल्प करिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। आज ये क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन मैं 50 क्वेश्चन तक करा चुकी हूँ, इससे पार्ट 1 इसका वीडियो है। मैं जितने भी दबाव समूह, राजनीतिक दल और जन्म से रिलेटेड जहाँ से भी एग्जाम से आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दूंगी इस। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, पॉलित ब्यूरो शब्द संबंधित है। तो पॉलित ब्यूरो शब्द किससे संबंधित है? कांग्रेस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, साम्यवादी पार्टी से या समाजवादी पार्टी से? तो ये साम्यवादी पार्टी से। पॉलित ब्यूरो साम्यवादी पार्टी में नीति निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसे साम्यवादी पार्टी का बौद्धिक संगठन भी कहा जाता है। अब ये पूछ देगा कि साम्यवाद, देखो ये क्वेश्चन तो हो गया, एक क्वेश्चन घुमा के ऐसा पूछ सकता है कि साम्यवादी पार्टी का बौद्धिक संगठन किसे कहते हैं? तो पॉलित ब्यूरो को। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे दबाव समूह माना जा सकता है? भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारत सेवक संघ। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनमत का वास्तविक अर्थ है। तो जनमत का वास्तविक अर्थ क्या है? तर्क पर आधारित मत, बहुमत का मत, वह मत जो सारे समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखकर हो, सर्व संबंधित पक्षों का मत। तो ऑप्शन सी, वह मत जो सारे समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखकर हो। ठीक है। जनमत से तात्पर्य उस मत से है जो सारे समुदाय या समुदायों के अधिकांश भाग के कल्याण को ध्यान में रखे। लिपमैन के अनुसार जनमत लोगों के मस्तिष्क की वे धारणाएं हैं जो वे अपने बारे में, दूसरों के बारे में तथा अपनी आवश्यकताओं, उद्देश्यों एवं संबंधों के बारे में रखते हैं। डूबे ने, देखो ये सब भी थिंकर जो एक्सप्लेन में दिया हुआ है, जो जिनके कोटेशन उनको भी ध्यान में रखिएगा, खासकर लिपमैन की तो कोटेशन आती है। डूबे के अनुसार जनमत का अर्थ एक सामाजिक समूह के रूप में जनता का किसी प्रश्न या समस्या के प्रति रुख या विचार है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वस्थ जनमत के विनिर्माण में बाधा होती? स्वतंत्र प्रेस, सकारात्मक पत्रकारिता, राष्ट्रपति के भाषण, सांप्रदायिक प्रचार। ऑब्वियसली ये सब क्वेश्चन तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग से आराम से लगा सकते हो। किसी विधानसभा में किसी दल की निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किस ने प्रतिबंध लगाया? तो ये प्रतिबंध 42 संवैधानिक संशोधन, जो 52वां संवैधानिक संशोधन हुआ था उसमें। देखो 51वां संवैधानिक संशोधन परंतु त्रुटिपूर्ण होने के कारण वह इस बुराई को दूर न कर सका। वर्ष 2003 में 91 में संविधान संशोधन दल बदल की कुप्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा मंत्रियों की संख्या को प्रतिबंधित कर दिया गया और अब संघ और राज्य लोकसभा और विधानसभा में कुल सदस्यों का 15% ही हो सकते हैं। अधिक मंत्रियों की सदस्य संख्या नहीं होगी, लेकिन छोटे राज्यों के लिए मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 है। और ये दल बदल बहुत बार पूछता है, किसमें? 10वीं अनुसूची में। और 52वें संवैधानिक संशोधन में हुआ था दल बदल के, और जो 91 में संवैधानिक संशोधन हुआ उसमें बोला गया कि 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे। अगला है, मतदाताओं के पहचान पत्र देने का प्रावधान कहाँ से किया गया है? तो भारत संविधान में, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1958, निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1975, दंड तथा निर्वाचन विधि अधिनियम 1969। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? जनता, संविधान, संसद और संसद या राज्य विधानसभा। तो जनता राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है।
अगला है, देखो, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत मतदाता या जनता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार उद्देशिका स्पष्ट करती है कि भारत संविधान का आधार जनता है, परंतु इसमें निहित प्राधिकार प्रभु सत्ता सब जनता से प्राप्त हुई है। ये कोटेशन भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, ये कोटेशन याद रखिएगा। अगला है दबाव समूह की प्रमुख विशेषता। ऑप्शन ए अनिश्चित कार्यकाल, प्रशासन में परोक्ष भूमिका, सर्वव्यापक प्रकृति, संवैधानिक साधनों का आवश्यक रूप से प्रयोग। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रशासन से परोक्ष भूमिका मतलब प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष। दबाव समूह की मुख्य विशेषता उनके राजनीतिक दलों से अलग करती है। वे चुनाव में भाग नहीं लेते, वे अपने हितों का सिद्ध करने के लिए असंवैधानिक साधनों का भी प्रयोग करते हैं। ये प्रशासन को परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इनका कार्यकाल अनिश्चित होता है। ये स्थायी अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं। दबाव समूह का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ए.एफ. बेंटले हैं। सर्वप्रथम आर्थर बेंटले ने समूह सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि समाज के लोगों का भाग, जिन्हें लोगों के अन्य समूह से कटे हुए भौतिक पिंड के रूप में नहीं बल्कि गतिविधि के लिए एक पिंड के रूप में माना जाता है। इसी आधार पर बेंटले ने अपनी कृति द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में दबाव समूहों की गतिविधियों का उल्लेख किया। दबाव समूह हिंसक तरीके से अपनी कार्य करता है, दबाव बनाकर अपना कार्य करवाते हैं, क्रांति का सहारा लेते हैं, इनमें से किसी विधि का इस्तेमाल नहीं करते। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, ये देखो, एक एक्सप्लेन पढ़ लेते। देखो, अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दबाव समूह विभिन्न युक्तियां अपनाते हैं, जिनमें शामिल अनुनयन, सौदेबाजी, सीधी कार्रवाई, लॉबिंग, विधानसभा के सदस्यों को प्रभावित कर अपने हितों में कानून का निर्माण करवाना, दूरसंचार सेवाओं हेतु प्रयोग, नीति निर्माताओं को प्रभावित करने हेतु आंकड़ों का प्रकाशन, गवेषियों का आयोजन, न्यायालय में याचिका दायर करना, अपने समर्थक व्यक्तियों को चुनाव में दलीय प्रत्याशी मनोनीत करना। अगला है, निम्न में से कौन सा एक दबाव समूह की विशेषता नहीं है? दबाव समूह की कौन सी विशेषता नहीं है? लॉबिंग है, हित संवरण है, राजनीतिक नेताओं को प्रभावित करना है, चुनाव में सहभागी होना है। तो ऑप्शन नंबर डी, चुनाव में सहभागी होना है। निम्न में कौन सा साधन दबाव समूह नहीं अपनाते? संगोष्ठी, प्रचार, लॉबिंग, चुनाव लड़ना। तो ऑप्शन डी, चुनाव लड़ना। दबाव समूह निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते? संगोष्ठी, प्रचार, लॉबिंग, चुनाव लड़ना। तो ऑप्शन। दबाव समूह का उद्देश्य सामाजिक सेवा, जनता को शिक्षित करना, सक्रिय राजनीति करना, अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना? बिल्कुल नहीं। सरकार, देखो, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए दबाव डालना। सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। आलमंड और पावेल द्वारा दबाव समूह के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। मैंने ऊपर भी बताया था इससे संबंधित। देखो, संस्थात्मक है, सामुदायिक है, असामुदायिक है, और उसके अलावा प्रदर्शनकारी, ये नहीं है। संवैधानिक दबाव समूह नहीं है। चारों का नाम याद रख लो, संस्थात्मक, प्रदर्शनकारी, सामुदायिक और असामुदायिक। अमेरिका में दबाव समूह द्वारा निम्नलिखित में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो बहिष्कार, लॉबिंग, प्रचार, विधि अभिप्रयोग, शांति प्रदर्शन। तो लॉबिंग। देखो, अमेरिका में दबाव समूह द्वारा लॉबिंग प्रचार विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत विधानसभा के सदस्यों को प्रभावित कर अपने हितों में कानून का निर्माण कराया जाता है। यूएसए में दबाव समूह से सर्वाधिक पसंद की प्रवृत्ति है बहिष्कार एवं धरना, लॉबिंग, पूर्ण हड़ताल, शांतिपूर्ण आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है? उसमें उत्तर का चयन कीजिए। देखो, दबाव समूह राजनीतिक दल से अलग है, दबाव समूह राजनीतिक दल में कोई अंतर नहीं है। तो कौन सा सही पूछा ना, अपने उत्तर का चयन कीजिए। सही वक्तव्य, दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते, बिल्कुल सही। चौथा, दबाव समूह सीधे राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना नहीं चाहते, ठीक है।
तो आप इस सारे देखो, दबाव समूह राजनीतिक दल से अलग होते हैं, बिल्कुल सही बात। दबाव समूह राजनीतिक दल से में कोई अंतर नहीं, तो इसको एलिमिनेट कर दो। सेकंड में जिस में सेकंड है उसको एलिमिनेट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित देशों में कौन दबाव समूह सर्वाधिक सक्रिय है? किसमें? तो ये आपके ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में ज़्यादा प्रभावशाली है। उपद्रव एवं प्रदर्शन प्राय उदाहरण है किसके? संस्थात्मक, बिल्कुल भी नहीं। समुदायात्मक, नहीं। असम, नहीं। अप्रतिमानित हित समूह या प्रदर्शनकारी भी इसका अलग नाम है, ठीक है फ्रेंड। देखो, उपद्रव एवं प्रदर्शन अप्रतिमानित हित समूह के उदाहरण है, ठीक है। आलमंड दबाव समूह के 4 वर्ग: संस्थात्मक, प्रदर्शनात्मक या चमत्कारी, अप्रतिमात्मक। ये तीनों नाम याद रखना, ये तीनों कोई भी दे सकता है, ठीक है। असमुदाय तथा समुदाय, ठीक है। दबाव समूह के विषय में क्या सत्य है? वे संगठित होते हैं, वे राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, वे सरकार का पर दबाव डालते हैं, वे चुनाव लड़ते हैं। तो क्या पूछ रहा, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो चुनाव तो नहीं लड़ते फ्रेंड, तो ऑप्शन डी। दबाव समूह का स्वभाव है कैसा? राजनीतिक दल के रूप में, न्यायालय के रूप में, समूह अभिकरण के रूप में, अदृश्य सरकार के रूप में। तो ये अदृश्य सरकार के रूप में किसने बोला था? फाइनर ने बोला था। अज्ञात सरकार, अदृश्य सरकार, गुमनाम। देखो, सुम्पीटर ने इन्हें वर्तमान लोकतांत्रिक में गुमनाम साम्राज्य कहा। गुमनाम साम्राज्य, सुम्पीटर। इसमें से किसने दबाव समूहों को एक अज्ञात, देखो अज्ञात बोलो या फिर देखो गुमनाम अलग है, लेकिन देखो अज्ञात है, अदृश्य, ठीक है। एक जगह लिख लेना फ्रेंड, ये इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, आते हुए भी सवाल कहीं गलत ना हो जाए, ऐसे आसान से क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने दबाव समूह को अनाम, फाइनर, अनाम और अदृश्य, और वहीं पे गुमनाम बोले तो गुमनाम कौन है? सुम्पीटर ने इन्हें वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में गुमनाम साम्राज्य, गुमनाम के सामने सुम्पीटर लगाना। अदृश्य और नाम में ये हो गया आपका फाइनल। निम्नलिखित में कौन दबाव समूह का कार्य नहीं है? दबाव समूह जनतांत्रिक प्रक्रियाओं की अभिव्यक्ति के साधन है। दबाव समूह शासन के लिए सूचना एकत्र करने का संगठन है। कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। दबाव समूह सरकारी से निरंकुशता को सीमित करता है, बिल्कुल सही। दबाव समूह सदैव असंवैधानिक साधनों का प्रयोग करते नहीं, ऐसा नहीं। दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने सदस्यों के हितों का विकास करना। अगला है, देखो क्या विशेषता है। देखो, सीमित उद्देश्य है, औपचारिक अनौपचारिक रूप से संगठित, संवैधानिक असंवैधानिक साधनों का प्रयोग, सीमित एवं परस्पर सदस्यता, राजनीतिक एवं प्रशासन में परोक्ष भूमिका, अनिश्चित कार्यक्रम, सर्वव्यापी और प्रकृति। निम्नलिखित में कौन जनमत का साधन अभिकरण नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं? प्रेस, राजनीतिक दल, रेडियो और न्यायालय। तो न्यायालय से इसको क्या मतलब है, ठीक है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 79। मैक्स वेबर का कार्य संकेंद्रित है किस पे? राज्यों के संविधान पर, विधिक संरचना पर, सरकार की वैधता पर और सरकार के प्रकार पर, सरकार की वैधता पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 80। दबाव समूह तीसरे सदन का नाम किसने दिया? तो ये फाइनर ने बोले थे दबाव समूह को तीसरे सदन। दबाव समूह को तीसरे सदन की संज्ञा फाइनर ने दी है क्योंकि दबाव समूह अमेरिकी में विधि निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दबाव समूह को विधायिका का तृतीय सदन कौन बोलते हैं? फाइनर बोलते हैं। राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है, ये किसने बोला था? ब्राइस बोले थे। क्या बोलते? राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है, ब्राइस। ब्राइस की बुक भी याद रखना, मॉडर्न डेमोक्रेसी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बिग बुक से जो मैं करा रही हूँ उसमें से तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया, लेकिन मेरे पास और भी कुछ क्वेश्चन है ये दबाव समूह, हित समूह और उसके राजनीतिक दल और जनमत से, तो मैं कल उसके भी पार्ट ले आऊँगी। अगर आपको किसी भी वजह से ये चैनल हेल्पफुल करके देखो तो इस टॉपिक से आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और कोई भी क्वेश्चन जितने भी एग्जामों में आ चुके हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, वो मैं सारे लाने की कोशिश करूँगी ताकि आपका जो ये ना टॉपिक वाइज जो रिविजन है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो ठीक है फ्रेंड, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्पफुल लग रहा, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।